Hello friends, welcome to Precision Prep. In the last video, we have covered till question number 25, CBSE Accountancy Sample Paper 2025 to 2026. Now, in this video, we are going to cover the further question from question number 26 onwards. Let's get started. Okay, the question says, the Space Venture Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh. Authorized capital, that is the nominal capital, rupees 20 lakhs, divided into 2 lakh shares of 10 each. The company offered 80,000 shares for public subscriptions. कंपनी ने इशू किया है 80,000 shares, which is payable as 4 on application and 7 on allotment and including 1 rupee premium. दैट मीन्स अलॉटमेंट कैसे फॉर्म हुआ? 6+1, 6 अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है, 4 आपका एप्लीकेशन, 10 रुपीज. देयर इज नो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स. पब्लिक ने अप्लाई किया है 1,10,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर्स. दैट मीन्स देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बाय 30,000. Pro rata allotment was made in the ratio of 5:4. The one of the important part. प्रो राटा अलॉटमेंट दे दिया है 5:4 में, और जो भी आपके रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है उन्हें क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. लेट्स स्टिल यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, देन वी विल रीड द फर्दर क्वेश्चन. किस तरीके से उसने अलॉटमेंट दिया? अलॉटमेंट ही हैड गिवन इन द रेशो 5:4. सो हमारा मैक्सिमम इशू कर सकते हो आप कितने शेयर्स? 80,000 शेयर्स. सो अकॉर्डिंगली अगर आपको अप्लाइड शेयर्स निकालना है कि कितना एप्लीकेशन हो सकता है, सो हाउ इट विल बी काउंटेड इन द रेशो 5:4. 80,000 जो है आपका अलॉटेड शेयर्स हैं, बिकॉज इशू शेयर. आप मैक्सिमम कितने एप्लीकेंट्स को इशू कर पाओगे? 5 एप्लीकेंट्स को. सो हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए कितने? 1 लाख शेयर्स. दैट मीन्स जिन्होंने 1,80,000 शेयर्स के लिए 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उन्हें 80,000 शेयर्स जो है कंपनी ने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया. अब रिमेनिंग कितना रह गया हमारा? 10,000 शेयर्स. सो वी हैव अ रेशो ऑफ 1 लाख शेयर्स को उसने अलॉट किया 80,000 शेयर जो मैक्सिमम कर सकता था. सेकेंडली जो 10,000 एप्लीकेशंस हमारे पास बच गए आउट ऑफ द शेयर्स अप्लाइड 1,10,000 शेयर्स, उसने उन एप्लीकेशंस को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. अभी रिजेक्ट कर दिया दैट मीन्स इन्होंने जितना भी पैसा दिया होगा उनका सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, बिकॉज उन्होंने अप्लाई तो किया नहीं. उनको अप्लाई किया लेकिन शेयर्स तो उन्हें अलॉट हुए ही नहीं. जब शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो सारा का सारा पैसा उन्हें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. रिटर्न कैसे करेंगे? जितने उन्होंने एप्लीकेशंस दिए मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट उन्होंने अप्लाई के टाइम पे किया होगा. तो अप्लाई के टाइम पे कितना पे किया होगा? सिर्फ एप्लीकेशन इंटू 4, तो 40,000 आपका चला गया आपके रिटर्न बैंक अकाउंट में. बिकॉज क्यों? उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए तो उनका सारा पैसा क्या कर दिया? कंपनी ने रिटर्न कर दिया. ना जिन शेयर्स को 1 लाख शेयर्स को 80,000 शेयर्स उन्होंने अलॉट किए थे, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स थे यहाँ पे? 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए 4 रुपीज जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया, उनका 80,000 कहाँ या एडजस्ट हो गया होगा? शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा. सो वी स्टार्टिंग डूइंग द एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री हमारा कैसे स्टार्ट होता है? जितने हमारे पास एप्लीकेशंस आए. बैंक अकाउंट डेबिट टू share application account with the amount of number of applications received into the amount of application which is how much? 4. अगर ये प्रीमियम पे होता तो हम प्रीमियम का ही अमाउंट लेते. सो as per the amount of 4 as per share application account. So amount will be 4,40,000 for the first entry, number of being the application money received. Next entry must be share application account debit to share capital account to share allotment account जो हमने एक्स्ट्रा रिसीव किया, टू बैंक अकाउंट जो हमने
रिटर्न कर दे। सो क्लियरली बैंक अकाउंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 10,000 शेयर्स रिटर्न किए तो 4 रुपीज के अकॉर्डिंगली 40,000 रिटर्न हो गया। एप्लीकेशन विल बी कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री। कैपिटल, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके इशू हुए, कैपिटल कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से ऊपर नहीं जाता है। 80,000 इंटू 4, इट विल बी 3,20,000 एंड वी हैव कैलकुलेटेड कि अलॉटमेंट पे कितना यूज किया उसने, 80,000 फ्रॉम द अबव फिगर। सो 4,40,000 इज द टोटल बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री किसका होगा, अलॉटमेंट ड्यू करने का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा शेयर प्रीमियम पे भी है। अलॉटमेंट पे वी हैव 7 रुपीज, कैपिटल 6 रुपीज के अकॉर्डिंगली है, और प्रीमियम क्या है आपका 1 रुपी के अकॉर्डिंगली। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, so allotment is equal to 80,000 into 7, 5,60,000. Share capital is coming out to be 40,000 into, sorry, 80,000 shares into 6 rupees, 4,80,000, and 80,000 is the securities premium. So first three entries. Now coming to the fourth entry. उसके लिए मैं next question read, आपका जो है next part read करना है। मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स, मुक्ता के पास कितने शेयर्स हैं, 6,000 शेयर्स हैं। शी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अभी मुक्ता के पास शेयर्स है तो मतलब ये आपका प्रो राटा से, क्योंकि और तो क्वेश्चन में कोई अलॉटमेंट है ही नहीं। जो अलॉटमेंट हुई है सारी ही अलॉटमेंट आपकी कहाँ से हुई है, प्रो राटा। सो वी हैव टू मेक अ प्रो राटा वर्किंग नोट हियर, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने सारा पैसा अलॉटमेंट तक यूज किया है और मुक्ता ने अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसलिए हमें प्रो राटा वर्किंग नोट बनाना होगा। लेटर ऑन मुक्ता के शेयर्स क्या हुए, 4 फीट हो गए और फिर री इश्यू हो गए ओनली 4,000 शेयर्स। अलॉटमेंट पे आप रिसीविंग का एंट्री करोगे, फोरफीचर, री इश्यू एंड देन द कैपिटल रिजर्व। मुक्ता के पास जो शेयर्स हैं आपके, वो कितने शेयर्स हैं, 6,000 शेयर्स एंड दैट इज टू द होल्डिंग शेयर्स। तो अभी होल्डिंग अगर 6,000 है तो उसका अप्लाइड कितना होगा, 5/4, बिकॉज 5:4 में अलॉट हुआ था। सो 7,500 शेयर्स जो हैं आपके, मुक्ता ने क्या किए, अप्लाइड किए। सो मुक्ता ने कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1,500 शेयर्स, विच इज 7,500 माइनस 6,000 इंटू 4 रुपीज। एप्लीकेशन के हिसाब से मुक्ता ने 6,000 एक्स्ट्रा पे किया उसने, जो उसका कहाँ यूज हो गया, आपका अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गया। तो दैट मीन्स 6,000 के अलावा जितना भी उसका अलॉटमेंट बनता है, शी इज नॉट गोइंग टू पे दैट अमाउंट। सो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ, मुक्ता को कितना पे करना चाहिए, मुक्ता के पास 6,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज, बिकॉज अलॉटमेंट हमारा 7 है। शी मस्ट हैव बीन पेड 42,000, 6,000 उसने ऑलरेडी पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग 36,000 उसे अलॉटमेंट पे करना चाहिए था वो उसने नहीं पे किया, एंड ऑल दिस अमाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द entry. Here you can check this entry. This is bank account debit, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितना क्रेडिट हुआ, 4,80,000। वाई, बिकॉज 5,60,000 आपने इस एंट्री में क्या किया था, डेबिट किया था, और 480,000 ऑलरेडी सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हुआ। सो डेबिट 5,60,000, क्रेडिट 80,000 माइनस 4,80,000 क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। 36,000 के कॉल्स इन एरियर्स हो गए, डेबिट किया, और बैंक इज द बैलेंसिंग फिगर। 4,80,000 आना चाहिए था, 36,000 नहीं आया, और 4,40,000 क्या होगा, 44 क्या हो गए आपके बैंक में रिसीव हो गया। नाउ द what should be the next entry, the next entry must be the four feature entry। तो four feature entry क्या होना चाहिए, शेयर
फीचर, क्योंकि शेयर्स क्या कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे शेयर्स कैपिटल क्या होगी, डेबिट। जब भी शेयर कैपिटल क्रिएट होता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और जब भी शेयर्स कैंसिल होते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हम कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे बिकॉज लास्ट एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर्स क्या किया है, अकाउंट ओपन किया, तो कॉल्स इन एरियर से ही क्रेडिट होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, अलॉटमेंट था आपका 1 रुपी का, जो उसने पे नहीं किया। अभी अगर उसने अलॉटमेंट ही आपका पे नहीं किया तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम है वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। सो अलग से इसी एंट्री में हम शेयर प्रीमियम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे बिकॉज शी इज नॉट पेइंग द प्रीमियम अमाउंट। 6,000 इंटू प्रीमियम कितना है हमारा, प्रीमियम अमाउंट्स टू 6,000। सो 6,000 इज premium. Share capital called up amount, which is fully called up, 6,000 into 10, 60,000 forfeited, and calls in areas 36,000 we have just calculated। और उसने पे कितना किया था आपका, 7,500 shares के accordingly 4 rupees she had paid 30,000। और आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। दिस विल बी द forfeiture entry बिकॉज उसने पे किया है 7,500 के अकॉर्डिंगली। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री फॉर द री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 4,000 शेयर्स जो आपके री इशू हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तो डिस्काउंट कहां जाएगा, शेयर forfeited में। लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू 4,000 इंटू 2, 8,000, fully called up 4,000 into 10, 40,000। सो रीइश्यू प्राइस कितना हो गया आपका, 8 रुपीज। 4,000 इंटू 2, 32, sorry, the reissue price is 8, this should go to bank account। ओके, तो कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 4,000 शेयर्स जो है हमारे इस समय री इशू हो रहे हैं। सो री इशू के लिए कितने शेयर्स री इशू है, 4,000 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। 4,000 इंटू 2, 8,000 डिस्काउंट डालेंगे आप अपना शेयर forfeited अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में डालेंगे री इशू शेयर्स विच इज 4,000 इंटू 8 पर शेयर, और फुली कॉल्ड अप बिकॉज 10 कॉल्ड अप था तो पेड अप भी 10 ही होगा, 4,000 इंटू 10, 40,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्या रहता है, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एंट्री जो हमने शेयर forfeiture की अभी एंट्री करी, इस एंट्री के अंदर हमारे पास कितना शेयर forfeited था, विच इज 30,000। ये जो 30,000 था, these 30,000 amount is for 6,000 shares because 6,000 shares उसने forfeit किए, तो पर शेयर आया आपका 5, मल्टीप्लाई कितने शेयर्स forfeit हो रहे हैं, 4,000 शेयर्स आपके forfeit हो रहे हैं, सो अमाउंट इज 20,000। तो 20,000 माइनस जो आपका री इशू की एंट्री में आया अमाउंट विच इज 8,000, सो आवर कैपिटल रिजर्व विल बी 20,000 माइनस 8,000, 12,000। क्लियर, एनी डाउट प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और पार्ट, GT Noor in Limited invited applications for 2 lakh shares of 10 each, payable as 3 on application, 5 on allotment, including 1 premium, that is allotment is 4 plus 1 premium, and balance on the call। तो क्या होगा, 2 on application, allotment is 5, issue price is 11 because 1 rupee का आपका premium है,
It will be 4 rupees on call. Allotment is 4 plus 1 premium. Applications were received for 3 lakh shares. इशू किए कंपनी ने आपके 2 lakh shares और रिसीव हो रहे हैं एप्लीकेशन 3 lakh shares, तो 1 lakh का ओवर सब्सक्रिप्शन, out of which 20% applications were rejected. So applications थे 3 lakh, 20% applications reject हो गए. That means 60,000 applications को कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ and remaining share were allotted on pro rata basis. So we can make this table कि out of 33 lakh shares 20% which is 60,000 they got nil shares, उनको कोई शेयर नहीं मिले, और जो remaining applicants थे 2,40,000 they are being allotted in pro rata basis. That means जितने shares issue कर सकते थे 2 lakh shares उन्हें issue हो गए. Rohan, an applicant of 12,000 shares, failed to pay the allotment. तो रोहन जो है हमारा जिसके पास 12,000 शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं पे किया, हमें अलॉटमेंट नहीं पे किया. तो यहाँ पे 12,000 का अलॉटमेंट नहीं आया है. मोहन होल्डिंग 8,000 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट विद द अलॉटमेंट. मोहन जिसके पास 8,000 शेयर्स थे उसने ये पैसा पे कर दिया और 12 वालों ने पे नहीं किया. Subsequently, the call was made. उसके बाद कॉल हुआ. All the money due was duly received except रोहन. तो रोहन ने क्या नहीं पे किया, रोहन ने अलॉटमेंट नहीं पे किया और आपका फर्स्ट कॉल नहीं पे किया. लेकिन जो मोहन है उसने आपका फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया. लेटर ऑन कंपनी इशूड अ नोटिस टू रोहन जिसने आपका अलॉटमेंट ऑफ फाइनल कॉल नहीं पे किया था, to pay balance in 15 days, failing which would be the shares of Rohan would be forfeited. तो अगर उसने नहीं पे किया, रोहन के शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, फोरफिट कर दिए जाएंगे. रोहन क्लियर्ड हिज ड्यू. तो रोहन ने क्या किया, अपने ड्यूज को क्लियर कर दिया है. क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है तो वी हैव डू नॉट राइट डाउन द डेट्स इन द जर्नल एंट्री. ओके, नाउ we will complete this table first. 60,000 शेयर्स को कंपनी ने अलॉट नहीं किया है. कितना आपका, कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया है. सो 60,000 शेयर्स का जो पूरा पैसा है वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा. 60,000 इंटू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन विच इज 3, सो 18,000 आपका पैसा रिटर्न हो गया. लेकिन जो आपका प्रोराटा अलॉटमेंट वाला कैटेगरी है, इनके 40,000 एक्स्ट्रा जो शेयर्स अप्लाई किए थे, इनका पैसा कहाँ यूज होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे. लेकिन एक्स्ट्रा किस हिसाब से दिया उन्होंने, एप्लीकेशन के हिसाब से. सो 1,20,000 शेयर्स जो है, अमाउंट जो है उनका यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा. कितना एक्स्ट्रा आना चाहिए था, 40,000 जो है हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है. 40,000 जो हमारे शेयर्स एक्स्ट्रा है, अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 रुपीज. तो इनसे 2 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन इनका सिर्फ ऑलरेडी कितना है, 120. तो पूरा पैसा रख लेंगे और अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री. आवर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एज ऑलवेज द केस, फर्स्ट जो आपने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स रिसीव हुए थे, एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 3 लाख रुपीज, इनटू एप्लीकेशन के हिसाब से ही देगा 9 लाख का क्या होगा हमारा जर्नल एंट्री, डेबिट और क्रेडिट विद द सेम अमाउंट. नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account. We are utilizing the amount on allotment as well as we are returning the money. एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री से अमाउंट लिख लेते हैं, कितना है 9 लाख रुपीज. कैपिटल आई टोल्ड यू कितना होगा, जितना भी आपके शेयर्स इशूड हुए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ द एप्लीकेशन विच इज 3, coming out to be your 6 lakh. अलॉटमेंट भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि अलॉटमेंट पे कितना एक्स्ट्रा पैसा यूज होगा, जो 40,000 शेयर्स के हिसाब से आया है. एक्स्ट्रा अमाउंट 1,20,000. और बैंक में भी हमने कैलकुलेट किया 18,000 जो है उसका अमाउंट आया. Sorry, 1,80,000, not 18,000. 60,000 into 3, 1,80,000 is the amount. So by calculating, we are getting the second entry when shares are transferred to capital account.
Now come to the third entry where the allotment is being due. What will be the entry for allotment due? Share allotment account debit to share capital account टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1 रुपी का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 2 लाख शेयर इश्यू हुए, 2 लाख। 4 रुपीज उसका फेस वैल्यू है आपका 8 लाख, एंड 2 लाख इंटू 5, 10 लाख is the share allotment amount. Now, the important part comes here where allotment due is to be calculated. Allotment receive कितना है, due on allotment कितना है, आप वर्किंग नोट में बनाओगे। Due on allotment is 2 लाख इंटू 5 विच इज 10 लाख। वी ऑलरेडी रिटर्न डाउन कि पूरा अमाउंट जो है वो 10 लाख उसका रिसीव होना चाहिए। बियॉन्ड विच हम लेस करेंगे जो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे उसने ऑलरेडी पे कर दिया, विच इज अमाउंटेड टू 1,20,000। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 8,80,000। दिस इज द ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन एडवांस जो किसने पे किया, आपके मोहन ने पे कर दिया। मोहन के पास कितने शेयर्स हैं? मोहन इज होल्डिंग 8,000 शेयर्स और वो क्या पे कर रहा है एडवांस में? आपका कॉल्स इन एडवांस ऑफ ₹5, फाइनल कॉल विच विल बी अमाउंट टू 24,000। माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स जो किसने नहीं पे किया, रोहन ने नहीं पे किया। नाउ दिस नीड्स टू बी कैलकुलेट। रोहन को अगर हम एक बार फिर से रीड करें, रोहन एन एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। रोहन 12,000 शेयर्स का एप्लीकेंट है, सो वी डोंट नो कि उसके पास कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन तो होल्डिंग से ही होगा। सो 12,000 शेयर्स, क्वेश्चन में किसे अलॉटमेंट दी गई थी? वी हैव डन द प्रो राटा अलॉटमेंट। So अगर 12,000 applied है, so he must have been applied for how many shares? Into 2 lakh divided by 2,40,000, which will be equal to 10,000 shares, right? So as per the calculation, 10,000 shares के accordingly into 5 rupees कितना कॉल्स इन पे करना चाहिए उसे अलॉटमेंट पे रोहन को? 50,000। बट वो कह रहा मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन उसने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कुछ तो उसके पास एक्स्ट्रा आया होगा। कितना एक्स्ट्रा आया होगा? 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 12,000 के लिए अप्लाई किया था, 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे। इनटू एप्लीकेशन जब पे किया होगा इनटू 3 रुपीज के हिसाब से, तो 6,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सो दैट मीन्स जो लेफ्ट ओवर है उसका 44,000 वो उसने पे करने से मना कर दिया। 44,000 शेयर्स। बाय कैलकुलेटिंग दिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कितना अमाउंट पे कर दिया। 10 लाख माइनस 1,20,000 विच विल बी अमाउंटेड टू योर 8,80,000 plus 24 minus 20, 44, 8,80,000 minus 20 is coming out to be your 8,60,000 is the amount received on allotment. This working note is very important for the MCQs, for 3-mark question or for your 6-mark question. In anyhow, he can test you in this way. So this is how we will calculate the amount. What will be the journal entry? Bank account debit 8,60,000. Calls in arrears account debit 44,000. 2 share allotment 8,80,000. 2 calls in advance 24,000, or instead of calls in advance you can write down 2 share first call. Okay. Entry, next entry, the 5th entry where share first and final call is being due. So what will be the entry for the share first and final call? Share first and final call account debit to share capital account premium नहीं है। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 2 लाख शेयर्स हैं एंड 3 रुपीज का जो आपका फाइनल कॉल है, 2 लाख रुपीज इंटू 3 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹6 लाख। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit, calls in arrears account debit, and टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट किया? इसलिए डेबिट किया क्यों? क्योंकि इसका एंट्री जो हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में कर चुके हैं, जहां पे मोहन ने जो है अब ऑलरेडी एडवांस में पे किया है। और कॉल्स इन एरियर्स बिकॉज रोहन ने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और वो आपको फाइनल कॉल भी नहीं पे
कर रहा है. So our entry will be bank calls in advance, जो हमने लास्ट एंट्री में 24,000 डेबिट किया. कॉल्स इन एरियर्स, रोहन के पास 10,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000. एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख हमने ऑलरेडी डेबिट किया था. So after subtracting all this out of 6 lakh, we will get 5 lakh 46,000 amount received on first call. Correct? Okay, next move to next. He said forfeit नहीं किया, उसको सिर्फ नोटिस दिया कि 15 डेज में अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा, उसका शेयर्स जो है वो फोरफिट कर दिए जाएंगे. रोहन ने क्या किया, अपने शेयर्स को ऑलरेडी पे कर दिया स्टिपुलेटेड टाइम. तो क्या करेगा, अगर पे कर दिया तो पैसा आ जाएगा. कितना पैसा आएगा, बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या पे करेगा, अपने जितने भी उसके कॉल्स इन एरियर्स है वो क्या करेगा, पे कर देगा. सो वी हैव ऑलरेडी डन. अलॉटमेंट के टाइम पे उसके कितने कॉल्स इन एरियर्स हैं, 44,000, प्लस आपके जो उसके फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स हैं विच इज 30,000. सो टोटल अमाउंटेड टू 74,000. नेक्स्ट एंट्री में क्या करेगा, लास्ट एंट्री में वो आपका पे ऑफ कर देगा. आई होप इट इज क्लियर. Let's move on to our section B now, which constitute your 20 marks and the third part of your book. Question number, here is the solution of this previous question. You can just have a look and check your entries. If someone wants to take out the screenshot, please. Okay. Part B, analysis of financial statement. 27 question number. A company had the following balances in their books of accounts. We have given 2024, which is opening, and 2025 closing balance, raw material, 30 work in progress, finished goods, and stock in trade. What we have to calculate, the amount of change in inventories in statement of P&L account. One should know the formula of change in inventories. Change in inventories का क्या formula होता है हमारे पास? Change in inventories is closing stock of what? Work in progress and finished goods and stock in trade minus opening stock of, again, work in progress, finished goods, stock in trade. Here, whenever we calculate the change in inventories in statement of P&L, we do not take into account the raw material, because जो raw material है वो cost of material consumed का part होता है. जब हम statement of P&L बनाते हैं तो वहां पे सबसे पहला आइटम जो expenses साइड पे लिखा जाता है वो है raw material, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. और वहां पे भी जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, स्टॉक इन ट्रेड इनका सिर्फ परचेजेस आता है, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग यहां आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सो बाय एडिंग ऑल द अमाउंट्स, the closing amount is work in progress, finished goods, and this 1 lakh plus 70 plus 2 lakh, 3 lakh 70,000 minus 2 lakh 40 and minus 120, 3 lakh 60. So 3 lakh 670,000 minus 3 lakh 60,000, 10,000. ओपनिंग स्टॉक है आपका 3 lakh 60 और क्लोजिंग है आपका 3 lakh 70. That means 10,000 का there is increase in stock. Increase in stock है, that means answer will be C, negative amount, increase in stock. Okay. Next, come to the next part, 28. Inventory turnover ratio of a company was 5 times. तो हमारे पास ITR जो inventory turnover ratio है वो कितना है, 5 times है. The company had a revenue from operations of 5 lakh and gross profit was 25%. RFO दिया है 5 lakhs, GP दिया है gross profit 25% on cost of revenue. सो अगर 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, सो 20% हो जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस.
सो जीपी कितना हुआ, 5 लाख का आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड 20%, दैट मीन्स 1/5, 1 लाख हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ 5 लाख माइनस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ आरएफओ, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख इज आर कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ना यहाँ से कैलकुलेटिंग चेक कर लेते हैं, आईटीआर इक्वल्स टू 5, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 5, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज व्हाट, 4 lakh divided by average stock 5, so average stock is coming out to be 80,000. Now formula for average is opening plus closing divided by 80,000. So opening plus closing 1,60,000. Now, opening plus closing 1,60,000. What we have to calculate? We have to calculate the opening inventory if closing inventory is 60. Opening plus closing is 1,60,000. Closing 60 as opening inventory will be 1 lakh rupees. Okay. Next, move on to the next part or part of this question. Assertion says gross profit is always higher than the net profit. Is it so? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बाद कैलकुलेट होता है, और नेट प्रॉफिट में से और एक्सपेंसेस भी होंगे जो सब्ट्रैक्ट होंगे, इनकम्स तो ऐड होंगे और एक्सपेंसेस भी होंगे जो माइनस होंगे। सो ग्रॉस, ऐसा भी कई बार होता है कि नेट प्रॉफिट आया और उसके बाद ग्रॉस लॉस हो गया, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी असर्शन ही अगर हमारा फॉल्स है एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन वेयर इट सेज ए, A is incorrect. There is no other option. A is incorrect. R is correct. So we don't have to look out for the any other option here. The answer is D part. Okay. The question number 29. Proposed dividend. प्रपोज डिविडेंड एक बार हम डिस्कस करते हैं पहले। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है ना, कि कभी भी अगर हमें प्रपोज डिविडेंड दिया है, सो प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का काउंट होता है। करंट ईयर का प्रीवियस हमने प्रपोज डिविडेंड कहीं लेना ही नहीं है इन ऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे, करंट ईयर का अमाउंट चेक करने की नीड नहीं है। Proposed dividend for the year ended 31st March 2025 and 24. So 25 250 we don't have to care because current year का नहीं लेना। प्रीवियस ईयर में 2 लाख का प्रपोज डिविडेंड था, शेयर होल्डर्स ने फाइनलाइज किया कि डिविडेंड 180 पे करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज किया था 2 लाख का डिविडेंड, बट शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि 1,80,000 ही पे करेंगे। सो दैट मीन्स हमें पे कितना करना है, 1,80,000। अनक्लेम्ड है 10,000, मतलब 1,80,000 में से भी 10,000 का अमाउंट है जो अनक्लेम्ड रह गया। लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं, लोगों ने क्लेम नहीं किया, इधर वो भूल गए या कोई डिसक्रिपेंसी थी जिनकी वजह से उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया। सो 10,000 का डिविडेंड नहीं जाएगा। ओके। ए पार्ट, proposed dividend added in the net profit after tax will be 2 lakh. No, we already discussed कि 1,80,000 ऐड होगा, ये नहीं होगा। might be after these two part. C part says net profit tax 180 है, 180 है। ओके, आउटफ्लो कितना होना चाहिए, 180 में से 10,000 ने क्लेम नहीं किया, सो 1,70,000 शुड बी पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, और पार्ट ऑफ द 29th क्वेश्चन नंबर, provision for tax for the year ended 31st March and this is the closing amount of provision for tax, this is the opening amount. During the year tax पे हुआ है आपका 2,50,000, determine the amount of tax proposed. Proposed that means कितना टैक्स जो है उस ईयर में फॉर्म हुआ था वो हमें कैलकुलेट करना है। Let's make the provision for taxation account, a rough account for that. By balance brought down, opening amount 24 का लेंगे, 2,80,000. For closing, two balance carried down, 3 lakh. And he says pay किया है tax 250. Payment should be on the debit side 2,50,000. Balancing figure निकालेंगे या क्रेडिट साइड पे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पे एंड आर आएगा कितना क्रिएट किया, 5,50,000 माइनस 2,80,000, 2,70,000 जो है आपका
क्रिएटेड अमाउंट है फॉर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है? लाइक बैंक्स हो गए आपके, या कोई स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स हो गए, जिनका काम क्या है, लोन देना लेना, ये सब काम करना जो फाइनेंसिंग कंपनी के, तो उनका ऑपरेशंस भी कुछ ऐसा ही होगा। ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू द शेयर्स। डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो कैश फ्लो कैसे होगा? डिबेंचर्स थे, कैश में कन्वर्ट हो गया, नो कैश ट्रांजैक्शन। देन ही सेज बी, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव, यस, हो सकता है। रीजन, क्योंकि कहीं पैसा डाला होगा तभी डिविडेंड आया होगा, और ये तो क्या है, हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है। फाइनेंसिंग कंपनी का तो काम ही क्या है, डेली कहीं पैसा डालना और निकालना। सो दिस कुड बी आवर ऑप्शन, विल चेक नेक्स्ट। बिल्डिंग परचेज, नहीं, बिल्डिंग क्या है, एसेट परचेज क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये नहीं होगा। और डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड भी नहीं होगा, बिकॉज डिविडेंड पेड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो हमेशा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर question. Any explain any one item that is always a financing activity, that is dividend paid. आपकी कोई भी फॉर्म हो, फाइनेंसिंग हो, नॉन फाइनेंसिंग हो, डिविडेंड पेड हमेशा ही आपका क्या रहेगा, फाइनेंसिंग, आपका जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म। Okay, let's start with the next question. Question number 31. Complete the following comparative balance sheet as at 31st March 2024 and 2025. Okay. Shareholders fund 6 lakh, ओपनिंग ईयर में 24 में 6 लाख है, और एब्सोल्यूट चेंज कह रहा है आपका 3 लाख हो गया। दैट मीन्स एब्सोल्यूट चेंज इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चेंज कैसे आया होगा? फिगर इंक्रीज हुआ होगा, तो 6 लाख, दैट मीन्स 9 लाख। करंट लाइबिलिटीज 3 लाख थे, 3 लाख के बाद वो कह रहा है कोई चेंज नहीं है, तो मतलब 3 लाख से 3 लाख ही रहा होगा। करंट लाइबिलिटीज 3 लाख हो गए और चेंज पॉजिटिव है, तो 2 लाख रुपीस इंक्रीज होके आया है। दैट मीन्स इनिशियली कितना होगा आपका? 1 लाख रुपीस करंट लाइबिलिटीज चेंजेस। टोटल करेंगे 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, 10 लाख, 9 प्लस 3 प्लस 3, 15 lakhs. Then non-current assets 7 lakh. He says 50% परसेंटेज चेंज हुआ है, तो पॉजिटिव चेंज हुआ हो तभी परसेंटेज हमारा पॉजिटिव है। तो 7 लाख 50% चेंज हुआ, 7 लाख का 50%, 3 लाख 50,000, 10 लाख 50, 31st March 2050, 3 लाख 50 इज द चेंज। करंट एसेट में हमें कोई फिगर नहीं पता है, लेकिन वी नो दैट कि जो टोटल ऑफ liabilities है must be equal to the total of assets. 10 lakh, 10 lakh, 15 lakh. So balancing figure goes to the current assets. 10 lakh minus 7 lakh, you'll get into 3 lakh. Then 15 lakh minus 10 lakh 50, 14 lakh, 5 lakh, 4 lakh 50,000 and apps. How do we calculate absolute change? ये first three changes तो already question में given है। 10 lakh से 15 lakh हो गया 5 lakh, then 1 lakh 50 and 5 lakh. परसेंटेज चेंज वी नो दैट जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है डिवाइडेड बाय द बेस ईयर अमाउंट इनटू 100. So 3 lakh divided by 6, 2 lakh divided by 1 into 100, 5 lakh divided by 10 lakh into 100, 3 lakh 50,000 divided by 7 lakh into 100, 1 lakh 50,000 divided by 3 lakh into 100. This is how we will calculate the comparative statement. Let's move on to the OR part of this 31 question. Question number 31, part B, OR part. Okay. He says, prepare the common size statement of profit and loss account. अभी common size profit and loss account में बनाना है, तो common size का formula क्या होता है? Whatever be your item, particular item, चाहे वो expenses से related हो, income हो. For example, हमारे पास change in inventories आया. तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस एडजस्टमेंट? उसी ईयर के पर्टिकुलर ईयर का जो अमाउंट है, सपोज 2025 है, तो 25 के ही आरएफओ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय
100. We have to divide each item by revenue from operations of that particular year into 100. Is the formula for change in comparative common size statement. See how it is calculated. Particulars year 2025 का फिगर ले लिया उसने. Here it is 2025 का figure and the percentage amount he has calculated. Nothing else. Particulars हमें arrange करना पड़ेगा. Revenue from operations. Revenue from operations always come on the first. Revenue from operations 40 lakh. 40 lakh formula क्या था? वो whatever be the item divided by revenue from operations. तो 40 lakh divided by 40 lakh into 100. अदर एक्सपेंसेस नहीं सब. अब जाएगा आपका अदर इनकम. बिकॉज सबसे पहले क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड टोटल इनकम. सो अदर इनकम इज गिवन टू यू इज 6 lakh. So other income 6 lakh. 6 lakh divided by 40 lakhs into 100 coming out to be 15%. टोटल इनकम ऐड करेंगे दोनों अमाउंट्स को. आपका जो फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो अदर इनकम्स हैं, दोनों को ऐड किया. 40 लाख प्लस 6 लाख इज 46 लाख एंड परसेंटेज को भी टोटल किया. देन वी राइट डाउन ऑल आर अदर एक्सपेंसेस इन अ ऑर्डर. सबसे पहले क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10 lakh. 10 lakh divided by RFO 40 lakhs into 100, 25%. Change in inventory 2 lakh, negative 2 lakh divided by 40 lakhs into 100, 5%. Employee benefit expenses 8 lakh divided by 40 lakhs into 100, 20%. Then other expenses 4 lakh divided by 40 lakhs into 100, 10%. So we will sum up all our expenses from the figure. Here it is 10 lakh to 40 lakh. It is 20 lakhs. All the expenses divided by revenue from operations 40 lakhs into 100. Now, by subtracting total income, this A column and this B, total income minus total expenses amounted to your profit before tax 26 lakhs. Tax rate is already given to us, which is how much? 50% is given in the question. Here it is given your tax rate. So 626 lakh paid, 50% tax, 13% profit after tax, 13 lakhs. And calculating each percentage by divided by RFO, which is 40 lakhs into 100. The simple question. Okay. Next, let's move on to the next question. Let me just delete. Question number 32. Give 2 examples of the inventory except the raw material, work in progress, finished goods and stock in trade. The first part he says कि हमें 2 examples देना है किसका? Of the except inventories में से जिसमें से raw material already है, work in progress है, finished goods है और stock in trade है. तो जब भी हम inventories का head sub head करते हैं first chapter में, there are 6 inventories ratio. 4 तो already दे दिया. Other than we have loose tools and stores and spares. Look, I'd have the answer. Loose tools and stores and spares. Where will you disclose the amount of loss on issue of debentures written out of statement of P&L account? Statement of P&L में loss on issue of debentures कहाँ पे post करेंगे? Loss on issue क्या होता है? एक तरह का expense है, income में नहीं जाएगा. Expenses में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो क्या आता है? Cost of material, तो material नहीं है. परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड वो भी नहीं है. चेंज इन इन्वेंट्रीज भी नहीं है. इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉय को बेनिफिट करने के लिए लॉस ऑन इशू तो कहीं आ ही नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद द एम्प्लॉय एट एनी अदर वे. नाउ वी लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस. फाइनेंस कॉस्ट क्या? बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो हमने चार्जेस लगाए. और डिबेंचर्स इशू करें तो डिबेंचर्स क्यों किए होंगे? बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी तभी तो हमने डिबेंचर्स को इशू किया होगा. सो दैट मीन्स जो लॉस है ऑन इशू of debenture is related to your finance cost. So answer is finance cost. Third, purchases of raw material आप financial statement में कहाँ discuss करोगे? We already discussed this. Raw material है, purchases of raw material, cost of material consume में जाएगा. Formula क्या होता है? Opening stock
of raw material plus purchases of raw material minus the closing stock of raw material. So here it will go. Question number 33. Quick ratio of Roxy Traders is 0.8:1. You have to state that whether the following will increase or decrease in the ratio and have no change. Okay, so for calculation of the purpose, we can simply take a rough figure. 0.8 और 1 रेशियो है, so we can write down क्या हो सकता है 80,000 divided by 1 lakh हो सकता है. Okay, first he says goods purchased on credit. अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, which is quick assets divided by your current liabilities. Quick assets divided by the current liabilities. This is the formula for your quick ratio. Now, गुड्स परचेज हो रहे हैं क्रेडिट पे. गुड्स आए, दैट मीन्स क्या आया, इन्वेंट्री आया, स्टॉक आया. अब जब गुड्स आते हैं, इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री जो है क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता. दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द न्यूमरेटर बिकॉज एसेट तो चेंज हुआ ही नहीं. बट लायबिलिटीज में क्या हुआ, जब भी हम लायबिलिटीज में देखेंगे तो ऑन क्रेडिट परचेज हो रहा है. क्रेडिट परचेज हो रहा है तो मतलब लायबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर्स आ गए. सपोज अगर 20,000 का भी परचेज हुआ है, सो 1,20,000 हो गया. डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, देर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, सॉरी देर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया. तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज देर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर बट इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं, सेम अमाउंट से पे होगा. अगर 10,000 के एक्सपेंसेस हैं तो आपकी लायबिलिटीज भी कम हो गई, एसेट्स भी कम हो गए बिकॉज एक्सपेंसेस शुड बी पेड ईदर कैश और बाय चेक, और दोनों ही क्विक एसेट्स का पार्ट होता है. सो बोथ आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, बट जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड. At C, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस ऑफ 20%. एसेट्स को लॉस कर रहे हैं, अभी फिक्स्ड एसेट बिक गए, फिक्स्ड एसेट चले गए तो हमारे करंट एसेट पे तो इफेक्ट आया नहीं. लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट जाएंगे तो कैश तो आएगा, कैश नहीं आएगा तो डेटर्स आएगा. दोनों ही सूरतों में हमारे क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. और लॉस पे जा रहा है तो लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्विक एसेट्स. सिमिलरली करंट लायबिलिटीज, अभी करंट लायबिलिटी में एसेट के जाने का तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो सिंपली आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा. सो हेंस आवर रेशियो विल इंक्रीज. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम टू द वेंडर्स. डिबेंचर्स इशू हुए, डिबेंचर्स नीदर अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट नॉर अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, और वेंडर्स को दिए, वेंडर मतलब कुछ खरीदा होगा बिजनेस, कैश तो गया नहीं. सो नो चेंज इन एसेट, नो चेंज इन लायबिलिटीज, सो नो चेंज इन द रेशियो. Fine. Okay. So 20% of, let's move on to the or part of the question number 33. From the following information, calculate trade receivable turnover ratio. Cost of revenue from operations दिया है हमें 6 lakh. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25%. ओके, 25% ऑन दिया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट कितना है 6 लाख. सो जीपे कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, 6 lakhs इंटू 25% विच इज 1/4 एंड 1,50,000. हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस जीपी. तो 6 लाख प्लस 1,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया हमारा 7,50,000. नाउ कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स है. अभी कैश अगर 20% ऑफ टोटल सेल्स है तो क्रेडिट कितना हो गया 80%. सो 80% ऑफ 7,50,000 कमिंग आउट टू बी 6 लाख इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स हमें ऑलरेडी दिया है 1 लाख और 2 लाख. सो एवरेज हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1,50,000.
He has also given the provision for doubtful debts, which is opening and closing. Provisions कभी भी नहीं लेना. Trade receivable turnover ratio calculate करते समय, we don't need to have calculate to use the in calculations this provision for the doubtful debts. So we have both the information, credit revenue and average trade receivable divide करेंगे, so we'll get 4 times as trade receivables turnover ratio. Okay. Now come to the last question of this section, last question of the chapter, which is cash flow statement. We'll read it carefully. Extract of the balance sheet of Mrs. Agarwal as on 31st March 2024 and 31st March 2025, along with some additional information. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. सिर्फ बिफोर वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करने का नीड नहीं है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ओके, सो वी हैव गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख से 12 लाख हो गया. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 4 लाख हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज हो गया है. कैश क्रेडिट बड़ा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो हमारा नेट प्रॉफिट निकालने में हेल्पफुल होगा. डिबेंचर्स बैंक ओडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. He says new equity shares and debentures were issued on last day of the current accounting year 31st March. That means जो equity shares issue हो रहे हैं 3 लाख के इक्विटी एंड जो हमारे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 1 लाख के, ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, बिल्कुल एट द एंड इशू हुए हैं. पूरा साल जो है आपके पास 9 लाख और 3 लाख पड़े थे. दैट मीन्स जब हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर की फिगर पे ही लगेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो इशू हुआ है. डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हैं 5%. दैट मीन्स 3 लाख के डिबेंचर्स 4 लाख के हो गए. दैट मीन्स 1 लाख का इशू हुआ, लेकिन 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ था. दैट मीन्स जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन वी विल राइट डाउन 1 लाख माइनस 5%, विच इज 95,000, और वो रिटर्न ऑफ हो गया. आई होप द ए एडजस्टमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. बी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड है? 10%. और इंटरिम डिविडेंड 15%. इंटरिम डिविडेंड किस पे पे होता है? आपका इक्विटी शेयर पे. 15% पे करना है आपको 31st मार्च को. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 5 लाख के, तो 10% प्रीमियम उस पे करेंगे. वी नीड टू चेक ये जो 4 लाख हो गए, जो 1 लाख का रिडम्पशन है, ये कब हुआ. और इक्विटी का तो उसने बताया ही है कि लेटर ऑन हुआ. तो इक्विटी में तो 9 लाख पे 15% 1,35,000 का डिविडेंड हम पे कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, और 1,35,000 हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर जब आप कैलकुलेट करेंगे. डिविडेंड का एडजस्टमेंट 2 जगह होता है. नंबर 1, जब हम वर्किंग नोट में बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. सेकेंड, डिविडेंड्स आपके पे होते हैं इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सी, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2025 5%. तो ये हम बात कर रहे थे कि अगर 5 लाख और 4 लाख की रिडम्पशन हो रही है 1 अप्रैल 2000, ये आई थिंक स्लाइटली मिस्टेक है आपका. 25 नहीं 24 होना चाहिए, बिकॉज 1 अप्रैल 2025 तो यहाँ से फिर फाइनेंशियल ईयर ही चला गया ना, हमारे लिए तो क्या ही यूज है. तो शुड बी 24 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. तो 1 लाख का जो रिडम्पशन हुआ वो 1 लाख पे ना होके 1,05,000 पे हुआ है, बिकॉज 5% का प्रीमियम है. और जो प्रीमियम है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स पेड है. तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे वहां पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द calculations and writing down profit. First of all, what do we calculate? We will calculate the net profit बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन करेंगे. आई एम नॉट राइटिंग द फुल लाइन्स. सबसे पहले हाउ डू वी कैलकुलेट? वी विल चेक द सरप्लस. सरप्लस अपने पास कितना है हमने ऑलरेडी चेक किया. जो सरप्लस है वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख से 8 लाख. दैट मीन्स प्रॉफिट्स क्या हो गए हमारे? इंक्रीज हो गए हैं. सो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया.
So we'll write down surplus in the statement of P&L account amounted to 2 lakh. प्लस वी सेट कि डिविडेंड्स आएगा हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे 9 लाख के इक्विटी शेयर्स पे ही सेट आपको देना है इंटरिम डिविडेंड 15%, तो 1,35,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड में उसने क्या किया कि नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपको 31 मार्च ओपनिंग हुआ, उसने क्या किया आपका शेयर्स को रिडीम कर दिया। तो उस रिडीम कर दिया तो शेयर्स 5 लाख की जगह कितने हो गए आपके 4 लाख। तो 4 लाख पे 10% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो गया आपका 40,000 सॉरी। एंड देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन वी हैव टू ऐड बैक, टैक्स नहीं है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज 3,75,000। ये आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया। यही अमाउंट हम कहाँ ले जाएंगे अब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जहां पे क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3,75,000। नाउ हमारे पास हेडिंग क्या होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या क्या जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड आपने ऑलरेडी दे दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन which is 5%, that means 5,000. Let's check at the solution. Just to have the look here. Net profit before tax and extraordinary items are amounted to rupees 3,75,000. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर 5,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया आपका 36,000, बिकॉज इंटरेस्ट जो था आपका कितने पे था, आपका जो डिबेंचर्स हैं, these are the debentures of 12% debentures. Here is the 12% debentures. और लास्ट ईयर 3 लाख के आपके डिबेंचर्स, उसने कहा था पूरे एंड के ईयर पे जो है आपने रिटर्न ऑफ किया है। तो 3 लाख पे 12% डिबेंचर्स वी हैव कैलकुलेटेड, दे आर अमाउंटेड टू योर 36,000. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5,000, बिकॉज 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हो रहे थे बट 5% डिस्काउंट पे। सो बिफोर वर्किंग चेंजेस कैपिटल 4,21,000 फॉर ऑपरेटिंग। आपको आफ्टर वर्किंग कैपिटल तो कैलकुलेट नहीं करना, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका स्किप करेंगे। ओके, नाउ द कैलकुलेशन फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Proceeds from equity shares 3 lakh, रिडम्पशन 1,05,000 ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख के शेयर्स थे 5% प्रीमियम पे, 95,000 बिकॉज डिस्काउंट पे इशू हो रहा था, बैंक ओडी आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड पे किया जो हमने ऐड किया था। और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 3,000 का आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यू कैन जस्ट चेक। सी हियर इज द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, पिछले साल 24 में कुछ नहीं था और 3,000 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3,000 का जो है उसने डिबेंचर्स में कैश अभी पे नहीं किया। इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे बन रहा था उसका 36,000, बट उसने पे सिर्फ कितना किया 33,000। वी आर मेकिंग द कैश बुक, सो वी विल बी रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन जो आपके कैश बेसिस पे हैं। सो 33,000, 2,57,000 इज द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूरा का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लिया 25 to 26। फॉर हैविंग मोर ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज प्रिसीजन प्रेप। थैंक यू सो मच।